Hi, welcome to Daily Broadcast. My name is Priyanka and today we will talk about Charter Act 1833. So Charter Act 1833 से पहले हमने किया था इससे पहले हमने किया था 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो देखिए जितने भी एक्ट्स हैं और रेगुलेशंस हैं उनके बीच का जो गैप है वो 20 इयर्स का रहता है क्योंकि ये डिसाइड हुआ था कि हर 20 इयर्स के बाद कोई भी एक्ट का जो मतलब कि जो भी अपने लॉज बनाए हैं कोई भी एक्ट्स के तहत जो भी लॉज बने हैं उनका एक्सपायरी हो जाता है आफ्टर 20 इयर्स। तो इसलिए उनको अमेंड करना ज़रूरी हो जाता है और ताकि उसमें कुछ नए बदलाव लाए जा सके, इसलिए भी 20 साल का ड्यूरेशन रखा था। यानी कि ये पहले से डिसाइड हुआ था। सो चार्टर एक्ट को हम सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं वो मैं आपको फर्दर सेशन जब हम कंटिन्यू करेंगे मैं तब बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज़ चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है वो हम जान लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है कि ये जो है एक स्टेप है ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट का किस तरफ? सेंट्रलाइज़ेशन की तरफ। यानी कि जो पावर है उसको सेंट्रलाइज़ कर दिया जाता है। सेंट्रलाइज़ मतलब कि कहीं न कहीं अगर आप मैं आपको अगर बहुत ही ईज़ी फॉर्म में बताऊँ तो आपको अगर याद होगा पुराने वाले सेशन में हमने करा था कि जो जो हमारे हमारी जो पावर है वो 3 में डिवाइडेड है। जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड देन वी हैव बंगाल, राइट? तो ये 3 अलग-अलग जो प्रेसिडेंसीज़ हैं, ये अपने लिए खुद ही डिसीजंस लेंगी, यानी कि बॉम्बे लेजिस्लेचर या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अलग होंगे और मद्रास प्रेसिडेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे और एक दूसरी एक दूसरे जो प्रेसिडेंसी है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती दूसरी प्रेसिडेंसी में। यानी कि मतलब इट इज़ लाइक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनल, राइट? तो इस तरीके से फंक्शन करते हैं, राइट? तो अब इस चीज़ में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या पहले क्या था और अब क्या है? अब यानी कि मैं 1833 की बात कर रही हूँ। सो इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज़ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो इसमें सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ कि जिनको हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल रहे थे, अब उनको मेन सुप्रीम बना दिया गया है। उनको मतलब कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर ब्रिटिश इंडिया बोल सकते हो आप, वो बना दिया गया, राइट? और जब ऐसा हुआ, तो क्या हुआ? उससे इस इस पर्टिकुलर मूव से जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। तो उससे क्या हुआ? मैं फर्दर वाले पेज में आपको समझा देती हूँ इस चीज़ को। पहले क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो कहीं न कहीं मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे थे जो इनके फॉलो करते थे। बट आप ये कह सकते हो कि आप इस तरीके से ले सकते हो इसको कि देयर इज सम प्रॉब्लम। यस, सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये अलग तरीके से फंक्शन करते थे। बट अब क्या हुआ? इस एक्ट के आने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक अलग पोजीशन मिल गई। वो थी कि इंस्टेड आप बंगाल के गवर्नर जनरल बने रहो, यानी कि सिर्फ बंगाल का ही कंट्रोल लो, इससे अच्छा आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाओ। यानी कि इंडिया में जितनी भी प्रेसिडेंसीज आती हैं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन तो होगा ही, यानी कि उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी भी आती है और बंगाल बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी आती है और बंगाल की भी आती है। तो समवेयर और दी अदर बंगाल प्रेसिडेंसी को कौन सा वो मिल गया पोजीशन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फाइन। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। देखो ऐसा है कि सिविल और मिलिट्री पावर्स पहले तो जो थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास अपनी ही टेरिटरी में थी, राइट? बट अब क्या है कि उनको मिलिट्री पावर्स भी मिल गई है और सिविल पावर्स भी मिल गई जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट प्रॉपर गवर्नमेंट की तरह वो एक्ट कर रहे हैं। दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया possessed by ब्रिटिश इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक की है जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। देखो इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला पोजीशन था ही नहीं क्योंकि उससे पहले थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट? तो जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट। इसके साथ साथ ही मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स भी बताते रहूंगी इस एक्ट के। सो अब अगर आप देखो तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, जस्ट इरेज दैट। यस, मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोनोपोली ऑफ ट्रेड। आपने पहले भी जो सेशन अगर आपने देखे हैं मोनोपोली ऑफ ट्रेड आपने देखा था। तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड में क्या हिसाब था? 1813 में तो ऐसा था कि जो मोनोपोली है वो सिर्फ टी की और ट्रेड विद चाइना की रह जाएगी। ट्रेड विद चाइना की रह जाएगी किसके साथ? ट्रेड विद चाइना की रह जाएगी किसके साथ?
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रही हूँ मैं। यानी कि 1813 में क्या हुआ, 1813 में क्या हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी किसकी, टी की और ट्रेड विद चाइना की। उसके अलावा जो बाकी दूसरी कमोडिटीज थी यानी कि अदर कमोडिटीज के हिसाब में अगर हम देखें तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें कर रही थी, बट जब से 1813 का जो चार्टर एक्ट इशू किया गया तब से जो दूसरी ब्रिटेन की कंपनियां थी, ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, वो दूसरी कमोडिटीज में ट्रेड करने लगे। कहाँ पे, इंडिया में। तो इस तरीके से चीजें हुई। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट फिर भी और ज्यादा इन डेप्थ क्लियर करना है तो फिर आप मेरी पुरानी वाली वीडियो चेक कर सकते हो, जो कि है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फाइन, सो गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक। जैसे कि हमने मोनोपोली ऑफ ट्रेड की बात करी थी, मैं शॉर्ट में लिखूंगी मोनोपोली ऑफ ट्रेड। सो मोनोपोली ऑफ ट्रेड में क्या चेंजेस हुए थे, पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एटलीस्ट टी का और चाइना के साथ ट्रेड करने का मोनोपोली तो था एटलीस्ट, मतलब सारी सारी मोनोपोली उनसे छीन ली गई थी, बस ये दो बची थी, है ना, कि चाय का ट्रेड वो इंडिया में फिर भी कर सकते हैं, मोनोपोली उन्हीं की है और उनके अलावा कोई नहीं करेगा ट्रेड। और दूसरी तरफ क्या था दूसरा सेक्शन, चाइना। सो चाइना, अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के साथ वो ट्रेड कर सकते थे और उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता था, यानी कि जो ब्रिटिश के दूसरे ट्रेडर हैं वो भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली थी। सो इस तरीके से चीजें हो रही थी। बट 1833 में, यानी कि जब चार्टर एक्ट 1833 आया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो बची कची मोनोपोली थी वो भी उनसे ले ली गई। भाई, वो भी उनसे ले ली गई। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि चार्टर एक्ट 1833 ended what, monopoly, whatever monopoly was left with English East India Company, that is of tea and trade with China, वो मोनोपोली खत्म कर दी गई। राइट, दोबारा से रिपीट करूंगी मैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो दो मोनोपोली थी जो रह गई थी 1813 तक, वो खत्म कर दी गई। तो अब क्या है, दिस मीन्स दैट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज लेफ्ट विद नो मोनोपोली। अब किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी तरीके की मोनोपोली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। राइट, सो लेट्स मूव अहेड। मोनोपोली ऑफ ट्रेड में ऐसा चेंज हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, आप सेकंड है, सेकंड या फिर आप बोल सकते हो एनी रैंडम पॉइंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। राइट, सो अब क्या है, कंपनी का कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ ईआईसी। राइट, देखो अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल अब कौन लेगा, लेट्स सी इसमें कंट्रोल फंक्शनिंग में क्या क्या चेंजेस है। सो अर्लियर इट यूज्ड टू बी, अर्लियर मतलब कि यानी कि 1833 का एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1833। सो दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मीन्स दैट बिफोर दिस ईयर, उसी को मैं अर्लियर जिसको मैं रेफर कर रही हूँ वो यही ईयर है। अर्लियर मतलब इससे पहले, 1833 से पहले, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 की बात कर रही हूँ। चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था कि व्हाट रियली हैपेंड, कमर्शियल, अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ तो कमर्शियल जो कमर्शियल अफेयर्स थे वो कौन देखता था, सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि 24 थे। और पॉलिटिकल अफेयर्स कौन देखता था, पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते थे बीओसी, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो थे 6, 24 एंड 6। राइट, बट जब से ये एक्ट आया उसके बाद क्या हुआ, ये अर्लियर वाली सिचुएशन बताई मैंने आपको कि पहले क्या था और अब बाद में क्या है। तो बाद में क्या है, लेट्स सी। तो जब से मोनोपोली आई तब से कमर्शियल जो था उसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया। राइट, कमर्शियल वॉज एंडेड। ठीक है, और अब आप ये मत समझिएगा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इनको भी हटा दिया है, ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसी में ये भी शिफ्ट हो गए। यानी कि यानी कि इसका मतलब क्या है कि अब ये जो कमर्शियल अफेयर्स को देखते ही कंट्रोल करने लगे पॉलिटिकल अफेयर्स को। और बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि 6 पीपल और 24 पीपल, दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए, दैट इज पॉलिटिकल अफेयर्स। यानी कि जो कमर्शियल अफेयर्स था वो खत्म कर दिया गया। राइट, तो ये तो चल रहा था कब, 1813 तक, जब चार्टर एक्ट 1813 इशू हुआ था। और जब ये 1833 तक ये कमर्शियलाइजेशन जो था ये खत्म हो गया था, मतलब कि जो कमर्शियल अफेयर्स थे वो खत्म हो गया। तो ये तो था दूसरा बदलाव जो आपको याद करने की जरूरत है।
यानी कि इसको आप अगर बहुत शॉर्ट में बोले तो, अगर मैं इसको बहुत इजी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करूँ तो, या एक लाइन में इसको डिफाइन करूँ तो, इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्योरली प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन गई थी। फाइन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ईआईसी प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन गई थी। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब थोड़ा सा नेक्स्ट वाला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पर ध्यान देना। थर्ड वन और मे बी फोर्थ वन इज इट मेड, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ वो पॉइंट, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। मद्रास प्रेसिडेंसी फिर भी अलग फंक्शन कर रही थी, बट हाँ इनके कंट्रोल में, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो जो है वो सारे इंडिया की जितनी भी प्रेसिडेंसीज हैं उसको कंट्रोल करेंगी। राइट। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विल कंट्रोल ऑल द प्रेसिडेंसीज ऑफ इंडिया, एंड दैट इंक्लूड्स मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज वेल। फाइन। तो इसका मतलब ये है, और पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक, जिनकी पिक्चर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। फाइन। तो इसका मतलब भी क्या है वो भी मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका मतलब ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉ फ्रेम कर सकते हैं, किसके लिए? मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए भी। फाइन। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। इसके अलावा बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी, जस्ट इसके अलावा अगर मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलूंगी तो, इंडिया अगर मैं बोलूं जो कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थी जिनको, जो कंट्रोल कर सके किसको? मद्रास प्रेसिडेंसी को और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को। इनके साथ अगर आपको याद हो तो, इनके साथ से पहले कितने एग्जीक्यूटिव्स, इनके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें कितने मेंबर्स थे? इसमें 3 मेंबर्स थे। बट 3 मेंबर्स के अलावा एक और नया मेंबर, न्यू मेंबर ऐड कर दिया गया है। और ये न्यू मेंबर कौन था? लॉ मेकर। फाइन। इट ही वॉज, यू कैन से दैट ही वॉज अ स्पेशलाइज पर्सन इन लॉ। फाइन। वो लॉ में स्पेशलाइज थे। और ये बदलाव, यानी कि एक और नया मेंबर जो इन्होंने ऐड कर रखा है, ये क्यों ऐड किया है और किस लिए ऐड किया वो भी बताऊंगी आपको, लेकिन प्लीज इस बात को याद रखना, 1833 के चार्टर एक्ट में ये नया बदलाव आया। यानी कि सब कुछ पहले जैसा था, बस फर्क सिर्फ इतना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे कौन? बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ऑन दी अदर हैंड एक नया मेंबर जो कि न्यू लॉ मेंबर था, उनको ऐड कर दिया गया। भाई आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और पहले जो पहले लॉ मेंबर थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। फाइन। वो थे लॉर्ड मैकॉले। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों नए मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाया? न्यू मेंबर को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया बिकॉज, ताकि जब भी वो कानून बनाए, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनको सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी को ही नहीं देखना है, बल्कि सारी प्रेसिडेंसीज को देखना है। तो इसलिए लॉज जो है वो बहुत अच्छे से बनने चाहिए, यानी कि फेयरनेस के साथ बनने चाहिए। तो इसीलिए एक लॉ एक्सपर्ट को उन्होंने नए मेंबर की तरफ रखा है। फाइन। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये था बदलाव। अदर देन गवर्नर बीइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर की जगह एक और मेंबर एक्स्ट्रा ऐड किया था। फाइन। सो अब इसका मतलब ये है कि गवर्नर जनरल जो है उनको लेजिस्लेटिव पावर मिल गई। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है? मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आई होप इतना आपको समझ में आ ही चुका होगा। लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? लेजिस्लेटिव पावर मीन्स, पावर ऑफ लॉ, या फिर लॉ लॉ फ्रेम करने। फाइन। Okay, so that's legislative power, and because they all were making different laws, so it was creating lot of confusion, right? ऐसा हो रहा था, मद्रास प्रेसिडेंसी अलग लॉ बना रही थी, बंगाल प्रेसिडेंसी अलग लॉ बना रही थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग लॉ बना रही थी। तो इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग एक्चुअली। राइट, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था। सो ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए क्या किया कि एक और मेंबर ऐड किया। तो अब क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पावर्स बढ़ गई। लेजिस्लेटिव पावर्स बोल सकते हो आप, यानी कि कानून वाली पावर, लॉ बनाने की पावर। राइट। तो
इससे क्या हुआ था, अब देखो एक और चीज जानने वाली है यहाँ पे कि 1813 में क्या हुआ था कि अगर आपको याद है तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ पार्ट मोनोपोली का किसको दे दिया था? मोनोपोली का कुछ पार्ट किसे दिया था? ब्रिटिश ट्रेडर्स को दिया था, अगर आपको याद हो तो। ब्रिटिश ट्रेडर्स को भी बोल दिया था कि आप भी अपना बिजनेस या फिर ट्रेड सेटअप कर सकते हो इंडिया में। तो इसी इसकी वजह से ब्रिटिशर बहुत ज्यादा आने लगे थे इंडिया में, राइट। ब्रिटिश पॉपुलेशन बहुत सारी इंडिया में आने लग गई थी, राइट। एंड ऐसी सिचुएशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि अब तो कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, तो इसलिए सेंट्रलाइज्ड पावर की जरूरत है। सेंट्रलाइज्ड पावर का मतलब होता है कि पावर इज वेस्टिंग इन हैंड्स ऑफ वन अथॉरिटी, जो जो अथॉरिटी सबको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो वो है सेंट्रल अथॉरिटी, और इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन हुआ, फाइन। सो दैट्स व्हाट इट इज। एंड एनी लॉज पास बाय एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी लॉ पास कर दें तो फिर वो अप्रूव कहाँ होता था? चलो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपको तब समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी लॉ पास करना होता था तो फिर वो कौन बनाता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स। लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंट ही उसको अप्रूव करेगी, फाइन। उसको अप्रूव किसको कौन करेगा? गेटिंग अप्रूव्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, फाइन। तो मतलब कहीं ना कहीं लॉ तो वो बना रहे बट फिर भी अप्रूवल उनकी तरफ से होना चाहिए, फाइन। अब एक और बात मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले 1833, ओके आई जस्ट राइट इट हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर। 1833 से पहले और 1833 के बाद, 1833 से पहले जो बना रहे थे लॉ या फिर कोई भी कानून, 1833 से जो पहले बन रहा था कानून, वो क्या था? वो क्या था? इट वॉज इट वॉज रेगुलेशन। और 1833 के बाद जो कानून बन रहे थे वो एक्ट थे। ऑल तो हम 1813 के कानून को एक्ट ही बुलाते हैं, बट कहीं ना कहीं हम उनको, मतलब इस दौरान ये डिसाइड किया गया कि रेगुलेशंस जिनको बोला जाएगा वो 1833 से पहले होगा, और जो एक्ट्स होंगे वो 1833 के बाद। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, कानून जो बने हैं 1833 से पहले वो है रेगुलेशंस, 1833 के जो बाद बने हैं वो है एक्ट। तो ये था अगला रूल, फाइन। आई होप आपको ये इजी सा पॉइंट समझ में आ गया होगा। और अब थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पहले क्या होता था? लेट्स डिस्कस अबाउट रेवेन्यू। रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था? रेवेन्यू के मामले में बात कर रही हूँ मैं। कमर्शियल ट्रेड जो था उसका रेवेन्यू अलग होता था, और पॉलिटिक्स पॉलिटिकल अफेयर से जो रेवेन्यू आता था वो अलग होता था, फाइन। सो लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इन चार्टर एक्ट 1833, लेट्स सी 1833 में क्या हुआ? ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, दोनों के रेवेन्यू अलग अलग शो किया करते थे, राइट। अब क्या है 1833 में क्या हुआ? कमर्शियल ट्रेड जो है और फिर पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स बोल सकते हो आप। कमर्शियल ट्रेड जो था उसका जो रेवेन्यू है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया, ठीक है। और एक ही सोर्स रखा गया, वो है था पॉलिटिकल सोर्स, फाइन। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ब्रिटिश पोजेशंस में आता था, अब तो ब्रिटिश पोजेशंस में कमर्शियल ट्रेड भी आएगा, ये मानते हुए चल रहे थे वो, तो उनको उन्होंने एक ही कर दिया ये पूरा, फाइन। पॉलिटिकल सोर्स ऑफ रेवेन्यू ओनली, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से जो कमाया हुआ पैसा है वो ही काउंट किया जाएगा, और जो कमर्शियल है उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि अलग अलग कर दिया गया। देखो, आप बोलोगे अलग अलग तो पहले भी था, देखो इनको अलग अलग तो दिखाते थे बट रेवेन्यू भी तो अलग अलग जनरेट किया जाता था, राइट। अब यहाँ तो कमर्शियल ट्रेड का जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, फाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये समझना जरूरी है कि इसको सेंट हेलिना एक्ट क्यों कहते थे हम, राइट। सो लेट मी जस्ट इरेज दैट। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री देखनी होगी कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है। तो लेट्स जस्ट डिस्कस सेंट हेलिना एक्ट। सेंट, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं, फाइन। अब आप बोलोगे सेंट हेलेना तो एक जगह है, लेट मी जस्ट मेक अ मैप। दिस इज साउथ अमेरिका, माय ड्राइंग इज नॉट दैट गुड, so please forgive me for that.
राइट। अब ये है अफ्रीका आपका। फाइन। ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका। सो एंड इन बिटवीन these two we have a small like a small piece of land, right? And this piece of land is Saint Helena. Fine. Saint Helena. Is that clear to you? ये है सेंट हेलिना। आई होप सेंट हेलिना आपको समझ में आ गया कि ये सेंट हेलिना है। अब आप बोलोगे ये सेंट हेलिना कैसे रिलेटेड है इस एक्ट से? सो लेट्स गो बैक टू हिस्ट्री नाउ। लेट्स इमेजिन दैट दिस इज सेंट हेलिना। होता ये था कि एशिया और यूरोप में जब ट्रेड होता था तो ये लोग शिप से जाते थे, राइट? जब ये शिप से जाते थे तो जर्नी बहुत बड़ी हो जाती थी। इसलिए वो क्या करते थे इसलिए वो क्या करते थे कि आप एक बार स्टॉप करते थे, मतलब रुकते थे, थोड़ी देर रेस्ट करते थे। जनरली हम सभी करते हैं ऐसा, अगर बहुत लंबी जर्नी होती है तो हम सब भी रेस्ट करते हैं। उसके बाद वो यूरोप को ट्रैवल करते थे। तो ये क्या बन गया था? इट वॉज इट वॉज एक्चुअली अ स्टॉपेज, राइट? इट वॉज काइंड ऑफ स्टॉप ओवर। ये मतलब सेंट हेलेना पहले तो ये रीजन बना कि स्टॉप ओवर बन गया था। स्टॉप ओवर फॉर शिप सेलिंग। शिप सेलिंग। फाइन। स्टॉप ओवर फॉर व्हाट? शिप सेलिंग। ठीक है, कैसे? यूरोप से एशिया, एशिया से यूरोप, राइट? और इसको सबसे पहले किसने ढूंढा? पोर्टुगल्स। ठीक है, क्योंकि पोर्टुगल्स जो थे वो काफी ज्यादा ट्रेड में थे, राइट? ट्रेड करना शुरू किया था जब उन्होंने, तो उन्होंने डिस्कवर किया था सेंट हेलेना। बट बाद में क्या हुआ? जब पोर्टुगल्स ने इसको ढूंढा, जस्ट सेकंड, आई जस्ट इरेज दैट। 1659 में 1659 में क्या हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, इसे कैप्चर कर लिया। फाइन। कैप्चर कर लिया। और जब इसे कैप्चर कर लिया तो उसके बाद क्या किया? फोर्टिफिकेशन किया। फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब किले बनाना, बहुत सारे किले बनाना अपने गुड्स के लिए, राइट? उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। अगर आपको याद हो तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में भी फोर्टिफिकेशन शुरू किया था। फाइन। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब फोर्टिफिकेशन तो हुआ। लेट मी जस्ट गो बैक, ये थोड़ा सा हौच हो गया और आपको समझ नहीं आएगा। Yes. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1673 में डच ने इसको कैप्चर कर दिया। डच कैप्चर्ड इट, राइट? बट दे डिडंट कैप्चर दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ज्यादा टाइम तक वो कैप्चर कर नहीं पाए। फाइन। डच कैप्चर्ड इट इन 1673, बट ज्यादा टाइम तक वो रह नहीं पाए, राइट? तो क्या हुआ कि जब उन्होंने कैप्चर किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा से उसको कैप्चर कर लिया। रिकैप्चर्ड। रिकैप्चर्ड मतलब दोबारा से कैप्चर किया। फाइन। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर फ्यू मंथ्स, मतलब आफ्टर सम टाइम, इन 1673 ओनली, 1673 में ही जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको कैप्चर कर दिया था, तो ईआईसी गॉट अ चार्टर फ्रॉम चार्ल्स सेकंड। उस टाइम पे किंग कौन थे? चार्ल्स सेकंड थे। तो चार्ल्स सेकंड ने एक चार्टर इशू करवाया, क्योंकि अब तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना? तो उन्होंने क्या किया? चार्टर इशू किया। उस चार्टर में क्या क्या लिखा था? उस चार्टर में लिखा था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइट है कहाँ पे? उस आइलैंड पे। आइलैंड, और वो कौन सा आइलैंड है? सेंट हेलेना। फाइन। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप, राइट? सो फिर क्या हुआ 1815 में? देखो, अलग अलग इवेंट्स में आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे हिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या हुआ वो हम समझ रहे हैं। फाइन। तो ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया? ब्रिटिशर्स इम्प्रिजन्ड नेपोलियन। देखो, अब हुआ ये कि है तो ब्रिटिशर की कैप्टिविटी में। फाइन। फाइन। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? नेपोलियन को यहाँ पे कैद करके रख दिया गया। ठीक है। और नेपोलियन को 1821 में नेपोलियन नेपोलियन की डेथ हो गई। और कहाँ पे हुई? उसी जेल में हुई, यानी कि सेंट हेलेना आइलैंड में।
फाइन, ठीक है। और इसके अलावा इस आइलैंड को ब्रिटिश क्रॉन में काउंट किया जाने लग गया, मतलब अपना ही पार्ट मानते थे, वो बोलते थे हमारा है ये। फाइन, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फिर 1833 यानी कि जब चार्टर एक्ट इशू हुआ, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, लॉ कमीशन जो था, जो लॉ कमीशन था वो इंट्रोड्यूस हुआ। फाइन, लॉ कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ। और पहला लॉ कमीशन जो था उसमें क्या इशू, क्या बताया गया, किसके बारे में बताया गया? लॉ कमीशन जो थे पहले, उसके चेयरमैन कौन थे? द फर्स्ट लॉ कमीशन हैड लॉर्ड मैकॉले एज इट्स चेयरमैन। फाइन, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये दूसरा पॉइंट है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि इसको सेंट हेलेना एक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेंट हेलेना जो था अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी कि ब्रिटेन का पार्ट बन चुका था पहले ही, है ना, मैंने आपको हिस्ट्री उसकी बता ही दी है क्यों इसको सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था 1833 में क्या हुआ कि जो लॉ कमीशन था उनका जो चेयरपर्सन कौन बने, लॉ कमीशन इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। फाइन, तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि मतलब इसीलिए इंडियन जो लॉज थे उनको कोडिफाई किया गया है ना, उनके जो कोर्ट्स थे उनको इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। फाइन, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बाकी के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो मैं कवर करूंगी। राइट, सो लेट्स रीड दिस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। यानी कि अब ये देखिए, ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है कि कानून से रिलेटेड पावर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कानून का ध्यान रख रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, या फिर गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे नहीं बोल सकती मैं, बट गवर्नर ऑफ बॉम्बे बोल सकते हैं, गवर्नर ऑफ बॉम्बे या गवर्नर ऑफ मद्रास, वो कहीं ना कहीं वो क्यों कानून बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोई दूसरी बॉडी कानून बना रही है। तो इसलिए लेजिस्लेटिव पावर उनसे ले ली गई, छिन गई, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। देखो, पूरे इंडिया के जितने भी प्रोविंसेस थे उनके लिए कानून बनाते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनको वो पावर दी गई। राइट, लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि पहले रेगुलेशंस को, पहले जो एक्ट थे उनको रेगुलेशंस बोलते थे, और जो लॉज थे मेड अंडर दिस एक्ट वॉज कॉल्ड एक्ट। फाइन, इसके बाद जो थे वो एक्ट बोले जाने लगे। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर दी गई थी, तो इसलिए उनको सिर्फ पॉलिटिकल पावर का ही मतलब वो था। राइट, उनके उनके पास इतनी ही पावर रह गई थी कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स को ही देख सकते थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को ही देख सकते थे। तो इसलिए कमर्शियल बॉडी नहीं थी अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बट क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मोनोपोली हटा दी गई है, और मोनोपोली हटा दी मतलब अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई मोनोपोली नहीं रही। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स गवर्न करने का। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट्स ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स। देखो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं इट प्रोवाइडेड दैट जो कंपनी की टेरिटरीज हैं इंडिया में, वो देखो, इंडिया की जो टेरिटरीज जिनको उन्होंने बोल दिया था कि हमारी हमारा एरिया है, हमारी टेरिटरी है, उसको भी किसने टेक ओवर किया था? उनके जो हेयर्स हैं, मतलब जो उनके जो कह सकते हो उनके जो जनरेशन से आगे उन्होंने देखा, उनके जो सक्सेसर्स हैं उन्होंने देखा उस पर्टिकुलर टेरिटरी को, इंडिया की टेरिटरी को, जिनको वो अपनी टेरिटरी बताते थे। राइट, Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition of for civil selection of civil servants and stated that Indians should not be debarred from holding any place, right? ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। देखो, ऐसा होता था पहले, इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे वो सिविल सर्विसेज में अपीयर करने के लिए। राइट, बट अब क्या हुआ कि 1833 तक आने तक इंडियंस को भी अलाउ कर दिया था उन्होंने सिविल सर्विसेज में अपीयर होने के लिए। राइट, और इंडियन को अगर कोई पर्टिकुलर इंडियन अगर एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है कंपनी में, या एज एन एडमिन 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 बॉडी ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमर्शियल अफेयर्स एट ऑल। राइट, मैं कमर्शियल अफेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पॉलिटिकल अफेयर्स की बात कर रही हूँ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ। सो अगर हम उसको ध्यान में रखें तो फिर ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर जितने भी आपके एम्प्लॉयमेंट या फिर दूसरे अफेयर्स आते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स आते हैं, तो वो उनमें मतलब उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो भी अब उसका पार्ट बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियंस को पहले अलाउ नहीं करते थे तो अब नहीं करेंगे। राइट, तो इस तरीके से चीजें हुई। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, सारे पॉइंट्स वैसे कवर कर लिए मैंने। राइट, और बस ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। और इसके अलावा ये वन मोर थिंग, दे अबॉलिश्ड
स्लेवरी। स्लेवरी मतलब कि किसी को स्लेव बना के रखना, है ना? उनके उनकी इच्छा के बिना उनसे काम करवाना, है ना? वो गलत है, तो इसलिए उसको खत्म कर दिया गया, राइट? और इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था रिलीजन के बेस पे, कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, वो भी खत्म कर दिया गया। फाइन। ऐसा मतलब नहीं होगा, ये आगे इस चार्टर एक्ट ने इंश्योर किया। फाइन। और इसके अलावा जितने भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इमिग्रेशन था यूरोपियंस का, राइट? कि यूरोपियंस आने लग गए थे और इंडिया में यूरोपियंस आने लगे थे, तो उनको भी अलाउ कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वहां पे तो फिर ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं वहां पे अपना मतलब एडमिन पॉलिटिकल अफेयर्स वो ही कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है तो सिर्फ वही रन करेगी वहां पे, तो ऐसा नहीं था, राइट? ऐसा नहीं था, क्योंकि यूरोपियंस को भी अलाउ कर दिया गया। किसके लिए? यूरोपियंस को भी अलाउ कर दिया गया कि वो आप भी आ सकते हो और आप भी यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हो, यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स उनको मिल गए थे, राइट? प्रॉपर्टी मतलब कहीं ना कहीं जो कानून थे प्रॉपर्टी अक्वायर करने के लिए वो थोड़े से रिलैक्स कर दिए गए यूरोपियंस के लिए, और ऑफ कोर्स उनको भी आना अलाउड अलाउ कर दिया गया था, राइट? तो इस तरीके से चीजें हुई एंड आई होप आपको जितना भी मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।